हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हमने 3 चैप्टर्स अपने वाइंड अप कर दिए थे और लास्ट लेक्चर में ही हमने अपना चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर। ईजी है लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला है और इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, राइट। तो इसको अच्छे से बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसके बाद अपने आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो कल हमने क्या देखा था कि इंडिया एक, हम बोलें तो एग्रीकल्चरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। यहाँ पे हमें ज़्यादातर पॉपुलेशन, मोर देन हाफ या फिर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही एंगेज देखने को मिलती है, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है हमारी और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड ग्रेन्स के लिए, काफ़ी सारे पर्पजेस के लिए है एग्रीकल्चर, कि वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए भी है, वो कमर्शियल पर्पजेस के लिए भी है। उसमें कुछ प्लांटेशंस भी होती हैं, फूड ग्रेन्स के लिए भी की जाती है एग्रीकल्चर, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए भी की जाती है, रॉ मटेरियल्स के लिए मतलब, ठीक है।
तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए होते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा था कि अलग अलग तरीके की फार्मिंग होती है। वो कैसी होती है, पहले हमने बात की थी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में हमने क्या बात की थी कि सबसिस्टेंस का क्या मतलब है कि हमारे रहने के लिए, हमारे सस्टेनेंस के लिए, कि हमारे सर्वाइवल के लिए जो एक पर्टिकुलर मान लो फार्मर है, वो फार्मिंग कर रहा है, तो वो अपना पेट भरने के लिए और सिर्फ अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए वो छोटी सी जगह पे ही, मतलब एक लैंड के छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे ही वो फार्मिंग करते, जितना कि उसकी फैमिली के लिए काफ़ी हो। और प्रिमिटिव का क्या मतलब है, मतलब कि जैसे जो पहले के टाइम से चलता था, ट्रेडिशनल एक तरीके से जो पहले से चलता है, कि मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ नहीं करते, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, मॉडर्न इनपुट्स नहीं है कि हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल फर्टिलिटी होती थी, ठीक है। पानी के लिए, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करने के लिए कोई ऐसी इरिगेशन वगैरह या ऐसी कोई फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं करते थे, सीधा वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मतलब कि एक ज़मीन के टुकड़े को जलाया, वहाँ से उसको साफ किया और वो क्या हो जाते थे, राख बन के वो उसको फर्टिलिटी मिल जाती थी हमारे उस ज़मीन के टुकड़े को, ठीक है। फर्टिलिटी मिल गई, फिर उस पर क्रॉप्स उगाई, 2-3 क्रॉप्स उगाई, जो भी जितना भी लैंड है उस पर क्रॉप्स उगाई कुछ टाइम तक। उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, दूसरे ज़मीन के टुकड़े को साफ करके वहाँ पे क्रॉप्स उगानी शुरू कर देते हैं, और जो पहले वाला टुकड़ा है उसको खाली छोड़ देते हैं, ताकि उसमें नेचुरल तरीके से वो क्रॉप वो जो सॉइल है वहाँ की, वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर ले वापस, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद हमने बात की थी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, सबसिस्टेंस अपना पेट के लिए, ठीक है, अपने लिए सिर्फ। और इंटेंसिव मतलब कि जब बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब कि उसको प्रेशराइज कर दिया। अब ये किस लिए होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कम जगह बच रही है फार्मिंग के लिए, तो इसीलिए वो इतना ही उग पाता है कि अपनी ही फैमिली का पूरा पड़ सके, ठीक है। और इंटेंसिव क्यों, क्योंकि अब छोटी छोटी जगह है। अब जिसके पास 50 गज की ज़मीन है, वो अब अपने सन एंड डॉटर को, ठीक है, मतलब अपने बच्चों को, वो क्या करेगा, अपने बच्चों को जब वो इनहेरिट करेगा तो उनमें वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके वो जो लैंड है वो और कम हो जाएगी। तो उसी पे अब वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फार्मिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है, तो कि उसको क्या कर देते हैं फिर, इसलिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। फिर नेक्स्ट हमारी आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग कौन सी होती है हमारी, जो कमर्शियल मतलब व्यापार के लिए, जिसको बेचने के लिए, कि अपने लिए भी हो और हम फर्दर उसको बेच दें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब बेचनी है तो क्या होगी, एक तो ज़मीन के बड़े टुकड़े पे होगी, और बड़े टुकड़े पे होगी तो उसके लिए अब क्या है कि उसको एक आदमी या कुछ लोग नहीं कर सकते, हम ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। तो बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होगा, ठीक है, मशीन्स का उपयोग किया जाएगा, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाएगा, कि अच्छी सीड्स होंगी, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमारी आ जाएंगी, ठीक है। अब प्लांटेशन भी कमर्शियल फार्मिंग में ही होता है। प्लांटेशन क्या है कि उसमें भी हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन पे हम एक ही, मतलब एक बड़े ज़मीन के टुकड़े पे हम एक ही क्रॉप ग्रो करते हैं, ताकि उसको हम इंडस्ट्रीज़ को बेच सके, और वो क्या है, एक रॉ मटेरियल की तरह होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक। फिर वो इंडस्ट्रीज़ के पास जाता है, इंडस्ट्रीज़ उसको फिनिश गुड प्रोड्यूस करके फिनिश प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर्स में बेच देती है, मार्केट में बेच देती है। तो मार्केट में डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं कौन, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स या प्लांटेशन फार्मिंग। ये भी क्या है, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है, एक मेथड है। उसके बाद हमने क्रॉपिंग पैटर्न की बात की थी कि किस किस तरीके का हमें पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि डाइवर्सिटी है, सीजन्स अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से ये पैटर्न भी अलग अलग होता है। तो हमने बात की थी राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो विंटर में हम उगाते हैं, ठीक है। कब होती है ये, अक्टूबर टू दिसंबर में इनको हम लगाते हैं। अब हमने फिर इनकी क्रॉप्स देखी थी, और इनको पानी ये सक्सीड किस तरीके से करती हैं क्रॉप्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, कि जो वेस्टर्न मानसून डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमें बारिश देखने को मिलती है, वो इन क्रॉप्स को अच्छा बनाता है। और दूसरा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें दिया है। नेक्स्ट है हमारी खरीफ क्रॉप्स।
खरीफ क्रॉप्स हमारी कौन सी होती है, जो हम मॉनसून जब स्टार्ट होने वाला होता है उस टाइम पे ग्रो करनी शुरू करते हैं, उगानी शुरू करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, अलग जगह पे अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पैडी की 3 क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, 3 तरीके की, जिसको क्या कहते हैं, ओस, अमन और बोरो। उसके बाद हमारी थर्ड क्रॉप सीजन आता है, वो कौन सा, जायद क्रॉप। ये जो खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप है, इनके बीच का सीजन होता है जायद क्रॉप, जायद क्रॉप। ठीक है, ये समर मंथ्स में होता है, गर्मियों के महीनों में छोटा सा ही सीजन होता है। यहाँ पे कुछ समर के जो क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ठीक है, क्यूकम्बर है, फॉडर है, इस तरीके से फॉडर क्रॉप्स, राइट। तो इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, इजी सी चीज़ें हैं। अब हम आज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स। ठीक है, प्रमुख फसलें कौन कौन सी है जो हमें देखने को मिलती हैं। सो अ वैरायटी ऑफ फूड and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices। ठीक है, मतलब कि क्योंकि डाइवर्सिटी है हर चीज़ में, तो हर जगह पे सॉइल अलग तरीके की मिलेगी, मिट्टी अलग तरीके की है, क्लाइमेट वहाँ का अलग तरीके का है, बारिश अलग तरीके की अलग अलग रेट पे वहाँ पे आती है। ठीक है, प्रैक्टिसेस अलग अलग परफॉर्म की जाती हैं, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो उन सब के बेसिस पे हर जगह पे अलग अलग तरीके की फूड क्रॉप्स या नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें, तो मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, राइस, ठीक है, चावल, वीट, गेहूं, मिलेट्स, बाजरा, पल्सेस जो दालें अलग अलग तरीके के, चाय, टी, ठीक है, कॉफ़ी, शुगर केन, गन्ना, ऑयल सीड्स, तिलहन, कॉटन, कपास और जूट। ये कुछ एक्सेट्रा, मतलब ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे, और ये क्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, कि जैसे इनकी कुछ स्टेटमेंट वाइज 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट दे देते हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट में इनके कुछ फीचर्स दे देते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये किस तरीके, ये कौन सी क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी कौन सी क्रॉप होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार मार्कर। तो इनको प्लीज़ अपने पास प्रॉपर नोट्स इनके बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहला है राइस, चावल। It is the staple food crop of a majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. अब ये बात हम जानते हैं, ये स्टेपल फूड क्रॉप है। मोस्ट ऑफ दी अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों की स्टेपल डाइट है। क्यों? क्योंकि उनका क्या है कि चावल तो होंगे ही होंगे। वो जब खाना खाएंगे तो उनकी प्लेट में चावल होने ज़रूरी हैं, वो उनकी स्टेपल डाइट है। ठीक है, और हमारी कंट्री राइस की प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट क्यों? क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, मतलब बिल्कुल लार्जेस्ट कौन सी है, चाइना। चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं राइस की प्रोडक्शन में। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप है राइस। हमने बात की थी ना कि पैडी के अलग अलग हमें क्रॉप्स देखने को मिलती है, असम, वेस्ट बंगाल और आई थिंक उड़ीसा थी, 3 स्टेट्स में, ओस, अमन और बोरो। तो राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, जो कि मानसून जब शुरू होने वाला होता है, मानसून मंथ स्टार्ट होने वाला होता है, उस टाइम पे ये उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है? क्योंकि बारिश आएगी तो इसको पानी मिलेगा। चावल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। अब ये बात पता है, ठीक है, कि जो चावल की खेती की जाती है चावलों के लिए, क्योंकि ये तो क्या है, एक न्यूज़ का भी टॉपिक है कि आज के टाइम पे जो हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है, अब कनेक्ट करना है हमें यहाँ पे इनको लर्न करने के लिए, कि क्या है कि वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके आई, फार्मर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे थे वो, कि अगर आप पैडी की खेती करने की बजाय, पैडी ग्रो करने की बजाय अगर आप कोई और क्रॉप ग्रो कर ले
तो उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हरियाणा में वाटर स्कार्सिटी हो रही है काफ़ी, ठीक है, पानी की कमी हो रही है, वाटर क्राइसिस है। तो उसको कर्ब करने के लिए क्या किया जा रहा है कि अगर चावल ही लगाया जाएगा, चावल की खेती की जाएगी, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा, पूरा बिल्कुल तराना पड़ता है खेत को, तो इतना ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम चावल की खेती करने की बजाय हम दूसरे किसी क्रॉप को उगाएंगे वहाँ पे, तो इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पानी का बचाव किया जा सकता है। तो उससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि इसको रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बारिश की, क्योंकि पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और बारिश मेनली ज़्यादा कब आती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तभी तो बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ये, ठीक है, रिलेशन में। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो मतलब बेसिकली क्या चीज़ है कि इसको पानी चाहिए होता है, तो कहाँ पे ये देखा जाता है? जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे भी उगाया जा सकती है, जा सकता है राइस, बस वहाँ पे इरिगेशन मेथड्स होने चाहिए। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स। अब चावल कहाँ पे उगाया जाता है? नॉर्थ में, उत्तर में, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब उत्तरी पूर्व में, और कोस्टल एरियाज और डेल्टाइक रीजन्स पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूब वेल्स have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब जो ये नेटवर्क बनाया है कैनाल इरिगेशन का या ट्यूब वेल्स, इनको डेवलप किया है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब वेल्स वगैरह हैं, इससे क्या एक पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि ये जो राइस है इसको हम वहाँ पे भी उगा सकते हैं जहाँ पे कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी की बात करें या फिर कुछ राजस्थान के कुछ पार्ट्स की बात करें, तो वहाँ पे भी चावल उगाया जाता है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि इरिगेशन मिल पा रहा है उनको डेवलपमेंट की वजह से। और इसीलिए अब हरियाणा में ये बात हो रही है, क्योंकि इरिगेशन, अब जैसे ट्यूबवेल से पानी निकाल जाते तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में एक्सट्रैक्शन तो ग्राउंड वाटर ही हो रहा है, एक्सट्रैक्ट तो इसीलिए क्या वो बोल रहे हैं कि भाई पैडी से शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। तो ये था राइस। तो यहाँ पे मेन चीज सिर्फ याद रखने वाली क्या है? पहला कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है, आफ्टर चाइना। दूसरा, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में और ज़्यादा रेनफॉल, ठीक है, टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा बारिश आएगी और ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये उगाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे उगता है। और दूसरा, जहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती तो वहाँ पे इरिगेशन की हेल्प से ये उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी क्रॉप वीट, गेहूं। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। अब ये दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी क्रॉप है। पहले कौन सी थी? राइस, जो स्टेपल डाइट है, ठीक है। दूसरी हम मानते हैं वीट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जैसे जो राइस है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, सभी की बात नहीं कि मेजॉरिटी की बात की है कि उनकी स्टेपल डाइट है, लेकिन कुछ रीजन, जैसे अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें हमारी कंट्री की, तो वहाँ पे मेन फूड क्रॉप वीट है, गेहूं है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि रोटी ही खाई जाती है मेनली, चावल भी बनते हैं लेकिन चावल सप्लीमेंट में या साथ में या कभी कभार बन गए, लेकिन वैसे मेन जो उनकी डाइट होती है वो क्या होती है? रोटी होती है, चपाती। दिस राबी क्रॉप, अब वीट क्या है? एक राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप मतलब जो कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, अक्टूबर टू दिसंबर में। और इसको बारिश मतलब पानी कहाँ से मिलता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश आती है। दिस राबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, ठीक है। अब ये राबी क्रॉप है तो कब सो की जाती है उसी से पता चल रहा है, अक्टूबर टू दिसंबर, विंटर सीजन में तो इसको ठंडा मौसम चाहिए होता है। एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक है, मतलब कि जब ये पकने लग जाती है, राइप होने लग जाती है ये गेहूं, तो उस टाइम पे अच्छी खासी धूप चाहिए होती है।
इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। मतलब कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती, बट थोड़ी सी मॉडरेट सी रेनफॉल की इसको बारिश की ज़रूरत होती है। देर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। अब 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट जोन्स हैं कंट्री में जहाँ पे गेहूं को उगाया जाता है। वो कौन कौन सा है? पहला है गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। पहला कौन सा है? गंगा से सतलज जो प्लेन जाते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो, और दूसरा है जो डेक्कन में ब्लैक सॉइल रीजन है वहां पे। तो ये मेन जो 2 जगह हैं जहाँ पे कि गेहूं उगाया जाता है। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार एंड राजस्थान। ठीक है, तो व्हीट में हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि इसको ये ठंडे मौसम में, तो राबी क्रॉप है, ठंडे मौसम में होती है और ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती। और एक जो हमने उसमें पढ़ा था राबी क्रॉप में, वो भी आप व्हीट में डाल सकते हो कि इसको बारिश कहाँ से मिलती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो बारिश आती है। ठीक है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से। ठीक है, तो उसी की वजह से ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाती है। राइट, अब हम बात करें अपनी नेक्स्ट क्रॉप की, वो है मिलेट्स, मतलब बाजरा। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से? ज्वार, बाजरा और रागी। दो दीज आर नॉन एज कोर्स ग्रेन्स, दे हैव वेरी रिच हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब इनको हम क्या कहते हैं? बेशक से कोर्स ग्रेन कहते हैं इनको। ठीक है, कोर्स ग्रेन्स, लेकिन इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब कि न्यूट्रिशन इनमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। अब रागी किस में रिच होता है? मतलब कि रागी में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो हमें कौन कौन सी देखने को मिलती है? कि रागी में हमें आयरन देखने को मिलता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा क्या होता है? रफेज, मतलब कि वाटर कंटेंट होता है। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ज्वार क्या है? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। थर्ड हमने कौन सी ली? पहली राइस, दूसरा व्हीट, और थर्ड कौन सी है? ज्वार। इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। अभी क्या है? रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप का क्या मतलब है? कि जहाँ पे बारिश आए, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छा खासा पानी चाहिए होता है, अच्छे खासे पानी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उन जगहों पे उगाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। जो मेजर स्टेट्स हैं वो कौन सी है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल पे होती है? सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। ठीक है, रागी क्या है? अब ज्वार तो कहाँ पे होता है? जहाँ पे बारिश होती हो अच्छी खासी, वहाँ पे ग्रो किया जाता है। और रागी कहाँ पे ग्रो किया जाता है? जहाँ पे ड्राई रीजन हो, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बारिश ना होती हो, वहाँ पे ग्रो किया जाता है। और रागी मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब ये स्टेट्स इतनी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ें जो याद रखने वाली हैं कि कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, जहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, और दूसरी कि उसको क्या टेम्परेचर चाहिए होता है और कितनी बारिश चाहिए होती है। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है। तो मिलेट्स में मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? कि ये न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, राइट। और इनको क्या बोला जाता है? कोर्स ग्रेन्स।
ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो इनको कोर्स ग्रेन्स बोला जाता है और इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियसली रिच होते हैं ये। फिर हमारा नेक्स्ट है मेज़, मक्का। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो दोनों खाने के लिए भी मतलब क्या कहते हैं, फूड के तौर पे खाने के लिए भी, और दूसरा फॉडर मतलब कि जो ये चारा होता है ना, लाइफ स्टॉक का चारा होता है, उसके तौर पे, दोनों के ही तौर पे ये यूज़ किया जाता है। अब मेज़ क्या है, ये एक खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब ये खरीफ क्रॉप है तो इसको टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर में ग्रो करती है, टेम्परेचर अच्छा होगा, और किस में ग्रो करती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल में। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज़ ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। अब वैसे तो ये खरीफ क्रॉप है लेकिन कुछ जगहों पे जैसे कि बिहार, वहाँ पे मेज़ रबी सीजन में भी ग्रो की जाती है। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize। ठीक है, मतलब कि जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, जो अच्छी सीड्स, HYV सीड्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनकी वजह से इनकी जो कंट्रीब्यूशन है मेज़ की वो बढ़ती जा रही है, मतलब मेज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, खरीफ क्रॉप है, फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज़ होती है, टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए और रेनफॉल भी अच्छी चाहिए। और कुछ जगहों पे मेन पॉइंट क्या है, जैसे बिहार है वहाँ पे रबी सीजन में भी ये ग्रो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पल्सेस, दालें। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया क्या है, सबसे बड़ी, सबसे टॉप की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है वर्ल्ड में। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी इंडिया ही करती है और सबसे ज़्यादा खाती भी इंडिया ही है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अब वेजिटेरियन डाइट में, वेज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन इन पल्सेस से मिलता है, दालों से मिलता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुर या अरहड़, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। अब पल्सेस को उगने के लिए, इन दालों को उगाने के लिए ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कम है या जो ड्राई रीजन है ये वहाँ पे भी उग सकती हैं। बिसाइड्स लेग्यूमिनस क्रॉप्स, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। अब ये क्या है, ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स का क्या मतलब है, ये क्या करती हैं, इनमें से सिर्फ अगर हम अरहड़ को निकाल दें, अरहड़ ही सिर्फ इस कैटेगरी में नहीं है, बाकी की जितनी भी दालें हैं वो क्या काम करती हैं कि सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी को रिगेन करने में मदद करती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, ये नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट होता है वो फिक्स तो नहीं होता, ये तो आपको पता है, नाइट्रोजन जो है वो फिक्स नहीं होता, वो फिक्स किया जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उनके थ्रू नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है ताकि जो प्लांट के रूट्स हैं वो उसको यूज़ कर सकें। तो ये क्या करती है, जो पल्सेस है अगर इनको ग्रो किया जाता है तो ये उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स। Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops। तो इनको रोटेशन में भी ग्रो किया जाता है, जैसे कि कोई क्रॉप उगाई उसके बाद क्या कर दिया, वहाँ पे पल्सेस ग्रो करने शुरू कर दिए, ताकि पल्सेस से क्या होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो वहाँ पे वापस से रिस्टोर हो जाती है, तो इसलिए इसको रोटेशन में भी ग्रो किया जाता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटक। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या डाल सकते हैं हम, यहाँ पे हमें पॉइंट क्या मिला है
कि जैसे अब वाटर की क्राइसिस चल रही है, वाटर स्कैरसिटी है, तो जैसे कि अब जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है और वहाँ पे अगर पैडी ग्रो किया जाता है, अगर हम जैसे हरियाणा का ही एग्जाम्पल ले लें, हम हरियाणा की बात कर रहे थे, तो हरियाणा में वाटर क्राइसिस है, वाटर शॉर्टेज है, तो क्या हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या इंसेंटिव दिया, क्या ऑफर किया फार्मर्स को कि भाई आप पैडी ग्रो करने की बजाय आप पैडी ग्रो मत करो, आप कोई दूसरी क्रॉप ग्रो कर लो, क्योंकि पैडी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम आपको इंसेंटिव्स दे देंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, वो पल्सेस ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी हो जाएगी और दूसरा जो पानी की दिक्कत है, वाटर क्राइसिस है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिना पानी के, कम पानी में या ड्राई रीजन्स में भी उग सकती है, सरवाइव कर सकती है पल्सेस, राइट। ये तो क्या थी हमारी फूड क्रॉप्स। अब हम बात करें फूड क्रॉप्स जो कि मतलब ग्रेन्स, ये क्या थी, फूड क्रॉप्स जो कि ग्रेन्स थी, जो हम खाते हैं, ग्रेन्स, ठीक है, हमारे खाने वाली। अब हम बात करें अनाज के अलावा, ये तो अनाज वाली थी, चावल है, गेहूं है, ज्वार है, ठीक है, बाजरा है, ये सब चीज़ें। अब हम खाने के अलावा दूसरी फसलों की बात करें तो पहला है शुगर केन। इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का क्या मतलब है कि ये ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो की जा सकती है और उसी के साथ साथ जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पे भी ये ग्रो की जा सकती है। It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter। तो अब शुगर केन, अब हमें इसी से पता चल रहा है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो इसको टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर में ग्रो होगी और जहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी होगी ये वहाँ पे ग्रो होगी। ठीक है, तो शुगर केन कहाँ पे होती है, जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई हो और रेनफॉल भी अच्छी हो। ठीक है, और ये तो हम जानते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होगी वहाँ पे भी आज के टाइम पे ग्रो की जा सकती है इरिगेशन की वजह से। ठीक है, इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। अब ये अलग अलग तरीके की काफ़ी सारी सॉइल्स में ये लगाई जा सकती है, उगाई जा सकती है, और इसको क्या चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम मशीन्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, मैनुअल लेबर से ही, मतलब कि ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, यहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मैनुअल लेबर की, उगाने से लेके कटाई तक, हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। अब इंडिया यहाँ पे भी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दूसरे नंबर पे है, पहले पे कौन है, ब्राज़ील। अब ये चीज़ें भी ना इम्पॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन से में, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, किसकी है, पल्सेस की है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस में है, राइस में और शुगर केन में। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। ठीक है, मतलब शुगर केन से, गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। ठीक है, गन्ने से ही गुड़ बनाया जाता है, जैगरी। ठीक है, खांड हम बोल देते हैं ना, खंड, सारी खांड, वो भी गन्ने से ही बनाई जाती है। उसके अलावा मोलेसिस, ठीक है, ये भी किससे बनाया जाता है, शुगर केन से। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, शुगर केन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो उसी से पता चल रहा है सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का क्या मतलब है कि हाई टेम्परेचर और अच्छी रेनफॉल चाहिए। और उसके अलावा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये लेबर इंटेंसिव है और दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील। अब जहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वहाँ पे फर्स्ट लार्जेस्ट भी हमें याद रखना है। राइस के केस में सेकेंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट पे कौन है, चाइना, और शुगर केन में सेकेंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट पे कौन है, ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ऑयल सीड्स, तिलहन। इन 2017 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है, चाइना के बाद अब ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट की, मतलब मूंगफली की। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है।
In rapeseed production, India was the third largest producer in the world after Canada and China in 2017. Different oilseeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. मतलब अलग अलग तरीके की oilseeds grow की जाती हैं. मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर. अब मेन ऑयल सीड्स कौन सी इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, कौन कौन सी है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसेसम मतलब तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर. मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स. मतलब कि काफ़ी तो इनमें से ऐसे जो खाने लायक है, कुछ खाना बनाने में, खाना पकाने में इनको इस्तेमाल किया जाता है. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. इनमें से कुछ को रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे सोप है साबुन बनाने के लिए, या कुछ कॉस्मेटिक्स या कुछ ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंजम्पशन के लिए भी होते हैं, खाना बनाने में यूज़ किए जाते हैं, और उसी के साथ साथ रॉ मटेरियल्स के तौर पे किस किस की प्रोडक्शन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सोप, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट्स. Groundnut is a kharif crop and accounts for half of the major oil seeds produced in the country. अब सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स के मामले में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, तो कौन सी ग्रो की जाती है? ग्राउंडनट. और ग्राउंडनट क्या है? एक खरीफ क्रॉप है. मतलब कि खरीफ क्रॉप का क्या मतलब है? मॉनसून टाइप पे लगाई जाती है, तो इसका मतलब इसको हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल चाहिए होता है. गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश. लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स. अब ग्राउंडनट तो क्या थी? खरीफ क्रॉप. लिनसीड और मस्टर्ड क्या है? रबी क्रॉप्स, मतलब कि ठंडे मौसम में उगाई जाती हैं. सी सेसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि खरीफ भी है और रबी भी है. मतलब कि एक जगह पे खरीफ है, नॉर्थ में खरीफ है और साउथ में रबी क्रॉप है, तो वो कौन से? सी सेसम. और कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप. कैस्टर सीड्स कौन सी है? जो किसी भी जगह पे दोनों ही सीजन्स में उगाई जा सकती है. मतलब खरीफ सीजन में भी और रबी सीजन में भी. खरीफ क्रॉप भी और रबी क्रॉप भी है. ठीक है. और ये कौन से? कैस्टर सीड्स. और सी सेसम क्या है? जो उत्तर भाग में, नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप है और दक्षिण में, साउथ इंडिया में क्या है? रबी क्रॉप है. राइट. नेक्स्ट है हमारी टी. टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन कल्टीवेशन. ये हमने बात की थी प्लांटेशन कल्टीवेशन, जो कि रॉ मटेरियल जैसे इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं. मतलब एक बड़े सी जगह पे एक ही सिंगल क्रॉप उगाई जाती है. तो टी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश. मतलब कि चाय पी जाती है काफ़ी ज़्यादा हमारी कंट्री में, और ये इंट्रोड्यूस किसने की थी? सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी हमारी कंट्री में. टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस. अब ज़्यादातर इंडियंस ही उनको उनके वो है, ऑनर हैं. द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. अब ये कहाँ पे ग्रो होती है सबसे अच्छी? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में. मतलब कि हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल चाहिए होगा इसको. एंडोड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. मतलब कि अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, जो कि जिसमें ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस काफ़ी अच्छा हो. टी बुशेस रिक्वायर वार्म. अब क्योंकि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है तो हमने बोल दिया कि वार्म क्लाइमेट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर. ठीक है. मतलब कि फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ना हो, मतलब कि गर्म हो पूरे साल भर. फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स. अब उसमें फ्रीक्वेंट शावर्स मतलब थोड़े थोड़े टाइम में उस पर कुछ बारिश आती रहे या पानी पड़ता रहे, तो उससे क्या होगा कि वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहती हैं वो उसकी लीव्स. अब जो टी है ये भी क्या है? लेबर इंटेंसिव है, कि यहाँ पे मैनुअल लेबर ही होती है, मशीन से इसको नहीं कर सकते हम. सो इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. मतलब काफ़ी ज़्यादा लेबर लगती है, थोड़ी सस्ती और स्किल्ड लेबर जिनको आता हो काम. टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स
फ्रेशनेस। अब एक चाय के ही बगान में या बगीचे में ही इनको प्रोसेस किया जाता है ताकि इसकी जो फ्रेशनेस है उसको बरकरार रखा जा सके। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स of West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states in the country. तो 2017 में इंडिया क्या थी? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी थी आफ्टर चाइना। अब आज हमें देखने 2022 में इंडिया कौन से नंबर पे है, ठीक है, टी के मामले में। नेक्स्ट है हमारी कॉफ़ी। तो इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अब यहाँ की इंडिया की कॉफ़ी बहुत मानी जाती है किसके लिए? क्योंकि वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कि जो पहले यमन से मंगाई जाती थी अरेबिका वेराइटी, वो भी आज हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस की जाती है। दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब क्योंकि अच्छी क्वालिटी की है, वो वाली वेराइटी भी है हरकू वेराइटी, तो इसीलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड विश्व भर में ही काफ़ी ज़्यादा है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। तो सबसे पहले तो कहाँ पे शुरू हुई थी? बाबा बुदान हिल्स में, और अभी भी इसकी कल्टिवेशन यहीं पे हमें देखने को मिलती है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले रीजन में, नीलगिरी में, ठीक है। तो ये है कॉफ़ी। उसके बाद हमारी आती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या हैं? इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में, चाइना के बाद। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, क्योंकि हमारे यहाँ का थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल में आती है, तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चिरापुंजी इन मेघालय, बनानाज ऑफ केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ यूपी एंड बिहार, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स, पीयर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। मतलब कि जो यहाँ के फ्रूट्स हैं वो इतने ज़्यादा फेमस हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि इनकी डिमांड हमें वर्ल्ड लेवल पे ही काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। अब वेजिटेबल्स में भी इंडिया एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है काफ़ी सारी वेजिटेबल्स की, ठीक है। तो ये थी हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, और यहाँ पे हमारा ये फूड क्रॉप्स वाइंड अप होता है। हमने फूड क्रॉप्स, ग्रेन्स की भी बात की, अनाज की भी हमने देखी क्रॉप्स, और हमने अनाज के अलावा फूड क्रॉप्स जो अनाज के अलावा हैं हमने उसके बारे में भी बात की। तो आज हमने फूड क्रॉप्स बिल्कुल कम्प्लीटली पढ़ लिया। अब आप इसको क्या करना, क्योंकि कुछ कुछ ही पॉइंट्स हैं, आप उनको एक चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि इसको दोबारा से बुक नहीं उठानी पड़े, सिर्फ एक बार उस चार्ट पर नज़र मारी और पूरा टॉपिक कम्प्लीट, ठीक है। सो आज हमने ये फूड क्रॉप्स पढ़ी है, आज आप इसका चार्ट प्रिपेयर कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे नॉन फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।